क्लास हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ध्यान दो। ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, एक कैपेसिटर दिया है जो कितना दिया है 2 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रो में है तो हम इसे क्या करेंगे, पहले फैरेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ ये क्या हो जाएगा, फैरेड में कन्वर्ट हो गया। फिर बोला है टू एन एसी सोर्स, एसी सोर्स से उसको कनेक्ट किया गया है, ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ की इक्वेशन है E इक्वल्स टू 250 साइन 100 पाई टी। E इक्वल्स टू 250 साइन 100 पाई टी। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। तो हमें इक्वेशन ऑफ करंट निकालनी है, और थ्रू द सर्किट एंड गिव रीडिंग ऑफ एसी एमीटर, और हमें एसी एमीटर की रीडिंग भी देना है। अब यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस करंट अपने को निकालने के लिए बोला है, और इंस्टेंटेनियस करंट तो निकालने के लिए बोला है, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, और उसकी रीडिंग भी। अब जो भी रीडिंग आती है वो हमेशा ही आरएमएस रीडिंग होती है। तो हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आरएमएस करंट भी अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं इस पर। तो क्या क्या गिवन है, अगर ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ये इसको हम इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो E0 की जगह क्या दिखता है, 250, देयरफॉर पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू 250 वोल्ट्स। ओमेगा की जगह क्या दिखता है, 100 पाई। ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 पाई। हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉरी इक्वेशन I की इक्वेशन क्या हो जाएंगे, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा दिया है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर के केस में देखो, इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट पीछे रहता है π/2 से, और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट π/2 से सामने जाता है। तो फिर करंट की इक्वेशन क्या हो जाएंगी, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ करंट। और इस केस में क्या होता है, ये π/2 से क्या होता है, लीड करता है, ठीक है। तो I0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन R। R क्या है, रेजिस्टेंस। सर्किट में क्या दिया है, कैपेसिटर। तो फिर वो सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो I0 इक्वल्स टू ओमेगा C E0 होता है। तो I0 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। I0 की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा C E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। जो वैल्यूज पता है वो हम लिख सकते हैं। ओमेगा कितना है, ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई, ये हो गया 100 पाई, इंटू कैपेसिटेंस कितना दिया है, 2 10⁻⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, इंटू E0 की वैल्यू कितनी है, E0 250 इंटू 250 साइन ओमेगा टी, ठीक है। आपने ये नोट कर लिए होंगे, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। या फिर मैं इसको यहाँ पर सामने लिख दे रहा हूं। चलो हटा दिया, आप लोगों ने लिख लिया होंगे। तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा 100 पाई इंटू टी प्लस π/2। तो इन तीनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो I0 इक्वल्स टू ओमेगा C E0 ऐसे रहता है। तो
तो इन तीनों को कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो किस चीज की रहेंगी, I0 की, क्योंकि I0 की जगह हमने ओमेगा सी ई जीरो साइन सॉरी ओमेगा सी ई जीरो इतना लिखे I0 की जगह, तो फिर ये हो गया ओमेगा सी और ये E0। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, मैं बुक से वैल्यू लिख लेता हूं, तो इसकी जो वैल्यू आएंगी 0.1571 0.1571 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 2। तो ये I0 की वैल्यू है अपने पास में, ठीक है। Therefore I0 equals to 0.1571 एम्पियर। तो इक्वेशन ऑफ करंट अपने पास में अवेलेबल होगी, ये होगी इक्वेशन ऑफ करंट। अभी क्या फाइंड आउट करना है अपने को, IRMS। IRMS कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका भी रेशियो रहेगा, IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन अंडर रूट 2। I0 की वैल्यू 0.1571 और अपॉन में रूट 2। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.111 एम्पियर। नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। एक कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी, कॉइल बोला है मतलब इंडक्टर रहेगा, तो 0.01 हेनरी वो क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 0.01 हेनरी दिया है, एंड 1 ओहम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्वल्स टू 1 ओहम दिया है, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देखो क्या बोला उन्होंने, कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एसी सप्लाई। अब 200 वोल्ट तो दिया है, इतना अपने को कंफर्म है। वोल्ट किसका यूनिट होगा, ईएमएफ का। अब ये जो ईएमएफ दिया है ये कौन सा दिया है, आरएमएस ईएमएफ दिया है या फिर इंस्टेंटेनियस मतलब सिर्फ ई दिया है, या फिर ईआरएमएस दिया है, या फिर ई0 दिया है। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते, यहाँ पर पीक वैल्यू, अगर आप ऐसे बोला रहता कि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ मतलब ई0 होता, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ तो ईआरएमएस होता, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब सिर्फ ई होता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ए कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी इंडक्टेंस एंड 1 ओहम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं बोला है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ नहीं बोला है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नहीं बोला है, या फिर आरएमएस ईएमएफ भी नहीं बोला है, लेकिन ऐसे बोल दिया है सप्लाई। ठीक है, क्या बोला है, सप्लाई। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर सप्लाई ये वर्ड रहेगा इसका मतलब वो पीक वैल्यू होता है, और अगर सोर्स दिया रहेगा तो इसका मतलब वो ईआरएमएस होता है। ठीक है, क्लियर अगर मेंशन नहीं है कि क्या है और सिर्फ वोल्टेज के ही फॉर्म में दिया है, तो आपको ये समझना है अगर सप्लाई लिखा होगा तो पीक वैल्यू रहेगा और सोर्स लिखा होगा तो आरएमएस वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, सप्लाई मतलब पीक वैल्यू मतलब E0 दिया है। फिर 50 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी भी दिया कितनी, 50 हर्ट्ज। फाइंड द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, इंपेडेंस मतलब Z होता है, सर्किट का इंपेडेंस फाइंड आउट करना है, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, एंड टाइम लैग, टाइम लैग मतलब कितने से पीछे रहेगा, कितना टाइम का डिफरेंस रहेगा। तो सपोज टाइम लैग को हमने डेल्टा टी से डिनोट कर दिए, बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में टाइम का कितना डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इंपेडेंस की बात चलिए, ठीक है। यहाँ पर इंडक्टर और रजिस्टर दो चीजें, इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है, Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वेयर। यहाँ पर कैपेसिटर नहीं दिया है तो कैपेसिटर को हम यहां से निकाल देंगे, तो सिर्फ एक्सएल का ही क्या रहेगा, स्क्वेयर, एक्सएल का स्क्वेयर रहेगा। तो इंपेडेंस फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। अब एक्सएल क्या होगा, ठीक है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल्स टू ओमेगा L। ओमेगा मतलब क्या होता है, ट्वाइस पाई n इंटू L। 2 पाई इंटू पाई के वैल्यू लिख देते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू n कितना दिया है 50 इंटू L की वैल्यू 0.01। तो यहां से XL की वैल्यू निकलेंगी। XL एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसका यूनिट क्या रहेगा, ओहम रहेगा। तो चलो अपने को यहां से XL मिल जाएगा। तो XL की वैल्यू मैं एज पर बुक लिख लूंगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 3.142 XL की वैल्यू है 3.142। अब XL निकल आया तो Z निकलेगा, इम्पेडेंस Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। R की वैल्यू कितनी दिया है 1, XL 3.142, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वेयर। तो यहां से इम्पेडेंस निकल आएगा। इम्पेडेंस की वैल्यू आ जाएगी, इम्पेडेंस की वैल्यू 3.297 ओहम, ये इम्पेडेंस की वैल्यू आ जाएगी। फिर Z मिल गया अपने पास में, ये निकल गया। डेल्टा T निकालना है, मतलब टाइम लाइन निकालना है। देखो अपने को पता है कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, फाई टाइम t, लेकिन टाइम डेल्टा t हम लिख लेंगे, ठीक, चेंज इन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा तो पता है अपने को, फाई इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, या फिर डेल्टा टी इक्वल्स टू फाई अपॉन ओमेगा। डेल्टा टी इक्वल्स टू फाई अपॉन क्या हो जाएगा ओमेगा। अब फाई की बात है, फाई कहां से मिलेगा, ठीक है। फाई को हम कैलकुलेट करते हैं पहले। फाई का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन क्या होता है R। XL माइनस XC अपॉन क्या होता है R होता है। लेकिन XC तो दिया ही नहीं है, कैपेसिटेंस है नहीं, तो हम कैपेसिटेंस को हटा देंगे। तो ये फॉर्मूले में सिर्फ क्या रहेगा, XL अपॉन C। तो फिर tan इनवर्स XL की वैल्यू 3.142 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1। इस तरह से tan इनवर्स 3.142 आता है। इसका आंसर आप लॉग टेबल से देखोगे तो tan इनवर्स की वैल्यू की जो आएगी 72.35 डिग्री। लेकिन हम इसे डिग्री में नहीं रखेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 72.35 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा एज पर बुक, आंसर नहीं दिया है, चलो इतना हम मान लेते हैं कि फाई की इतनी वैल्यू आई है, ठीक है। तो फाई की ये वैल्यू आई है। अब अपने को ये भी तो पता है डेल्टा टी इक्वल्स टू फाई अपॉन ओमेगा। तो चलो ये कर लेते हैं, सामने बढ़ाते हैं। डेल्टा टी इक्वल्स टू फाई अपॉन ओमेगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू फाई अपॉन ओमेगा। तो फाई की वैल्यू कितनी है 72.35 इंटू पाई बाय 180 अपॉन ओमेगा 3.142। ये ऊपर में लेके जाएंगे 72.35 इंटू पाई बाय 180 इंटू ये 3.142 ऊपर में जाएगा तो 1/3.142 हो जाएगा। तो पाई की भी वैल्यू 3.14, ये 3.14 क्या हो जाएगा
कैंसल, तो फिर बचेगा 72.35 डिवाइडेड बाय 180। और इस केस में इसका आंसर आएगा अभी डेल्टा टी का आंसर 0.004 सेकेंड, 0.004 सेकेंड ये आंसर आएगा। ये ओमेगा की जो वैल्यू है 3.142, मैंने बाय मिस्टेक एक्सेल की वैल्यू यूज कर लिया, लेकिन ओमेगा की वैल्यू क्या है, ट्वाइस बाय एन होगा। ठीक है, ट्वाइस बाय एन, ओमेगा मतलब ट्वाइस बाय एन, 2 इंटू पाई इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी दिया है 50। ठीक है, तो ये हम अगर ऊपर में लेके जाते हैं 2 इंटू 50 100 पाई, तो क्या हो जाएगा 1/100 पाई, पाई पाई कैंसल, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर, पाई पाई हो गया कैंसल, तो 100 इंटू 180 100। ठीक है, और तब जाके ये आंसर आ जाएगा। अभी ये सही है, वैल्यू मैंने सही यूज किया है। तो जो भी टाइम लैग रहता है, मतलब करंट और वोल्टेज, इनके बीच में टाइम का डिफरेंस, देखो हमें पता है जो डिफरेंस होता है फेज का डिफरेंस, इंडक्टिव के केस में π/2 से पीछे रहता है करंट, और कैपेसिटर के केस में π/2 से सामने जाता है। ये इंडक्टर का केस है, इंडक्टर रजिस्टर का, यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, तो ये जो इंडक्टर का केस होने की वजह से π/2 से क्या रहेगा, करंट पीछे जाएगा। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टाइम का तो गैप रहेगा, तो टाइम का गैप 0.004 सेकंड रहेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैरेड, एक कैपेसिटर है, वो कितने का दिया है 100 माइक्रोफैरेड, तो कैपेसिटेंस है उसका 100 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रो में दिया है तो 100 इंटू 10⁻⁻⁶, ये क्या हो गया, फैरेड में कन्वर्ट हो गया। फिर बोला है ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओहम एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी। क्या बोला है, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओहम, रेजिस्टेंस दिया है आर की वैल्यू, ये दिया है 50 ओहम, एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, और इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू दिया है 0.5 हेनरी, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। क्या क्या है, कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया। एलसीआर सर्किट हमने पढ़े हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, n इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज दिया है, और सोर्स कितने का बोला है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट्स। अब 110 वोल्ट्स तो बोला है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो इसको हम पीक वैल्यू समझे या फिर आरएमएस ईएमएफ समझे, ईआरएमएस या फिर E0 मतलब पीक वैल्यू, इन दोनों में से एक अपने को समझ लेना पड़ेगा। जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सोर्स है या फिर सप्लाई है, ठीक है, जब भी के केस में वो सप्लाई था तो हमने उसको कंसीडर कर लिए थे पीक वैल्यू, और अभी के केस में क्या बोला है, देखो ऐसा सेंटेंस लिखा है, इन सीरीज विथ 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स बोला है, सोर्स के केस में होता है ERMS, तो अपने पास में सोर्स बोला है इसलिए क्या हो जाएगा ERMS। क्लियरली कुछ मेंशन नहीं होगा और सिर्फ वोल्टेज दिया होगा, तो सीधा सीधा समझ जाना कि सोर्स बोला है तो ERMS, सप्लाई बोला है तो पीक वैल्यू ऑफ EMF। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, RMS वैल्यू ऑफ करंट मतलब IRMS फाइंड आउट करना है। LCR वाला सर्किट है, IRMS देखो, IRMS इक्वल्स टू ERMS अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसा ही होगा। लेकिन LCR वाला सर्किट है, LCR के केस में इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इम्पेडेंस,
मतलब ये R नहीं, इसकी जगह क्या आ जाएगा अभी Z आ जाएगा। फिर Z कैसे फाइंड आउट करते हैं? Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। XL कैसे फाइंड आउट करते हैं? XL इक्वल्स टू ओमेगा L और XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। ठीक है, तो IRMS फाइंड आउट करना है तो ERMS अपॉन Z। ERMS दिया है क्या? हाँ दिया है। Z फाइंड आउट करना पड़ेगा। Z फाइंड आउट करने के लिए अपने को ये दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, बाद में कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल्स टू ओमेगा L। फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी दिया है? ओमेगा नहीं दिया है तो ओमेगा के जगह हम ट्वाइस पाई लग सकते हैं, ट्वाइस पाई। और n की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 50 इंटू L की वैल्यू 0.5 हेनरी। इस तरह से XL की जो वैल्यू आएगी अपने पास में, मैं एज पर बुक लिखूंगा XL की वैल्यू 157.1। XL एक तरह का रेजिस्टेंस होता है और उसका यूनिट होगा ओहम। जैसे इंडक्टिव फाइंड आउट किए, हम कैपेसिटिव भी फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। तो 1/ओमेगा मतलब ट्वाइस पाई n की वैल्यू 50 इंटू C की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6, 100 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से जो XC की वैल्यू मिलेगी अपने को 31.83 ओहम। इन दोनों को यूज करेंगे, R को भी यूज करेंगे और Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इम्पेडेंस Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC इसका स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? 50। XL की वैल्यू कितनी है? 157.1 माइनस XC की वैल्यू 31.83 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर इक्वल्स टू Z की वैल्यू यहां से आ जाएगी। मैं नोट कर लेता हूं, Z की वैल्यू बुक में से आ रही 134.88। 134.88। Z इम्पेडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होता है? ओहम। तो Z की वैल्यू मिल गई अपने पास में। अब Z की वैल्यू मिल गई तो अब IRMS निकल आएगा। कैसे IRMS निकालना है? तो IRMS इक्वल्स टू ERMS अपॉन Z। ERMS कितना है? 110 वोल्ट। Z कितना है? 134.88। इस तरह से जो IRMS की वैल्यू आएगी 0.816 एम्पियर। 0.816 एम्पियर IRMS की वैल्यू है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम। ए 15.0 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 15.0 मतलब 15 माइक्रोफैरेड दिया, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻6, ये क्या हो गया? फैरेड। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। ये कनेक्ट किया गया किससे? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है? 50 हर्ट्ज। अब 220 वोल्ट का सोर्स बोला है। अब सोर्स बोला है तो ऐसा भी नहीं बोला है कि पीक वैल्यू ऑफ EMF, RMS वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सोर्स बोला है तो सोर्स के वक्त में हम क्या यूज करते हैं? ERMS। ये आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी हिंट ले सकते हो कि सोर्स के स्पेलिंग में R है इसलिए RMS वैल्यू है, यहाँ पर R नहीं है तो ये पीक वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये क्या दिया है? सोर्स बोला है इसलिए वो ERMS की वैल्यू है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC फाइंड आउट करना है एंड द करंट RMS एंड पीक।
और करंट जो फाइंड आउट करना है आरएमएस और पीक वैल्यू, ये दोनों करंट फाइंड आउट करने हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट विल हैपन, एक सेकंड केस दिया है कि ये तो फाइंड आउट करो ही, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दिया तो क्या होगा, इन पर कुछ इफेक्ट हो गया क्या, वो पूछा है। तो चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। XC फाइंड आउट करना है, तो XC कैसे फाइंड आउट करेंगे, XC इक्वल्स टू 1/ωc, 1/ωc मतलब 1/2 पाई n इंटू c, 1/2 पाई n, 2 इंटू पाई इंटू n की वैल्यू 50 इंटू c की वैल्यू कितनी दिया है 15 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से जो XC की वैल्यू मिलेगी हमें, वो मिलेगी 212 ओहम, 212 ओहम, ये मिल जाएगी 212 ओहम। ये हो गई XC की वैल्यू। XC तो मिल गया। अब IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS इक्वल्स टू ERMS अपॉन रेजिस्टेंस। इस केस में क्या रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर दिया है मतलब XC अपॉन XC। ERMS कितना दिया है 220, XC कितना आया 212। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में IRMS की वैल्यू 1.01 एम्पियर होगी, 1.01 एम्पियर ये वैल्यू होगी। फिर इतनी वैल्यू आने के बाद में और सामने क्या फाइंड आउट करना है, I0। तो I0 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो हमें पता है कि IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन √2, देयरफॉर I0 इक्वल्स टू √2 ऑफ IRMS होगा। ये √2 इंटू IRMS की वैल्यू 1.01, तो यहां से I0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, एज पर बुक में लिख लेता हूं 1.470 एम्पियर, 1.470 एम्पियर, ये I0 की वैल्यू मिलेगी। नोट कर लो आप इसे। अब उन्होंने सेकंड कंडीशन ऐसी पूछी है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए, मतलब पहले के कंपेयर से डबल कर दिए, तब इन पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कैपेसिटेंस पर और करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दिए तो इस पर देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, XC इक्वल्स टू क्या होता है 1/ωc। ओमेगा क्या होता है ट्वाइस पाई n, ओमेगा की जगह मैं लिख रहा हूं ट्वाइस पाई n और c की जगह मैंने c लिख दिया। अब यहां पर क्या बढ़ाने की बात हो गई है, फ्रीक्वेंसी को डबल करने की। तो फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ट्वाइस पाई और c ये क्या रहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। 1/2 पाई c क्या हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट और इक्वल टू मिलकर बनेगा प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। तो 1 क्या बचेगा n, देखो ट्वाइस पाई c और ये 1/2 पाई c कांस्टेंट, कांस्टेंट और इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, और बचा क्या 1 और ये n। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली अपने को उन्होंने बोल दिया है कि क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे, तो यही से समझता है फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC क्या हो जाएगा घटेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा घट जाएगा। ये अपना आंसर रहेगा। करंट के बारे में, ठीक है, करंट क्या होता है IRMS की वैल्यू, IRMS इक्वल्स टू ERMS अपॉन XC, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात है इसीलिए। अब देखो उन्होंने तो वही बोला है कि फ्रीक्वेंसी ही चेंज की है, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी किसी के बारे में नहीं बोले, तो बाकी सबको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये I ऐसा हम कंसीडर करें, ठीक है। यहाँ पर IRMS बोलो तो यहाँ पर ERMS आएगा, I0 बोलो तो E0 आएगा। तो हम I और E से डील कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो
ई एक्सी मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर में जाएगा तो ओमेगा सी इंटू ई, ये हो गया आई इक्वल्स टू ओमेगा सी इंटू ई। आई इक्वल्स टू ओमेगा की जगह ट्वाइस पाई एन सी इंटू ई। देखो ट्वाइस पाई भी चेंज नहीं होगा, ना कैपेसिटेंस ना ईएमएफ चेंज करने के लिए बोले हैं, तो ये कांस्टेंट ट्वाइस पाई सीई कांस्टेंट इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, तो आई प्रोपोर्शन टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो करंट घटेगा। और इन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। मतलब करंट इंक्रीज कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से अपने ये दो आंसर रहेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा होगा, और फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि यहां पर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और यहां पर क्या है डायरेक्टली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण में यहां पर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, डबल करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो एक्सी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डबल तो नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल ही हो जाएगा। या फिर इनको हम फॉर्मूले के तौर पर भी इनको दे सकते हैं। जैसे देखो अगर हमने इसको यूज कर लिए पहले, यही सेम फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूं, एक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन एन। देखो पहली कंडीशन होगा तो XC1 N1, दूसरी कंडीशन XC2 N2, इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो XC1 अपॉन XC2 इक्वल्स टू 1 अपॉन N1 अपॉन 1 अपॉन N2। तो ये XC1 अपॉन XC2 इक्वल्स टू, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर में जाएगा तो N2 अपॉन क्या हो जाएगा, N1। और हमारी बात कैसे चल रही है कि नेक्स्ट कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करते, लेकिन किसके, पहले के कंपेयर से, तो XC1 अपॉन XC2 इक्वल्स टू N2, मतलब नेक्स्ट वाली कंडीशन, लेकिन पहले के फ्रीक्वेंसी से डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N1, N1 कैंसल, तो XC1 अपॉन XC2 इक्वल्स टू आंसर रहेगा 2। और XC2 अगर हम इधर में लेके जाते हैं, 2 इधर में लाते हैं, तो XC1 अपॉन 2 इक्वल्स टू XC2। देखो सेकेंड कंडीशन का कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/2 ऑफ XC1, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं सामने लेकर, हाफ, ठीक है। सेकेंड कंडीशन का कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा पहले के कंपेयर से। वही हमने जब भी बोले थे कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, आधा होता है। फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, देखो डबल लिखे है फ्रीक्वेंसी को, तो तब ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, नेक्स्ट कंडीशन का आधा हो गया। और इसी को हमने और एक बार देख लिए थे, यहां पर कर लेते इसको, करंट के फॉर्म में करंट पर क्या असर होगा, तो I इक्वल्स टू E अपॉन XC, तो I इक्वल्स टू E XC अपॉन मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहाँ पर ओमेगा सी आता है, ये मैंने आपको समझा दिया था, ओमेगा सी इंटू ई। ओमेगा का मतलब क्या होता है, ट्वाइस पाई एन सीई, ट्वाइस पाई सीई, और इक्वल टू मिलकर प्रोपोर्शनलिटी और एन। इसको ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और एक ऐसी इक्वेशन में लिख रहा हूं, ये फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, दोनों को डिवाइड करते हैं, I1 बाय I2 इक्वल्स टू N1 बाय N2। N2 सेकेंड कंडीशन, क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, तो I1 बाय I2 इक्वल्स टू N1 अपॉन फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे मतलब ट्वाइस ऑफ N1, N1 कैंसल, तो I1 बाय I2 इक्वल्स टू N1 कैंसल, तो 1 बाय कितना मिला, 2 मिला। फिर ये I2 इधर में आएगा और 2 इधर में चले जाएगा, देयरफॉर 2 इंटू I1 ट्वाइस I1 इक्वल्स टू I2 इंटू 1 I2। देखो I2 मतलब नेक्स्ट कंडीशन में करंट की वैल्यू कितनी आई है, डबल ऑफ फर्स्ट कंडीशन,
मतलब हमने जब फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए तो करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। देखो फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दिए थे तो करंट भी क्या हो गया अपना, डबल हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ए 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया है 25 माइक्रोफैरेड, मतलब 25 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। फिर बोला है 0.10 हेनरी इंडक्टर, मतलब इंडक्टेंस क्या दिया है 0.10 हेनरी इंडक्टर एंड 25 ओहम रजिस्टर, और रजिस्टर की वैल्यू दिया है 25 ओहम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को कनेक्ट किया गया, एलसीआर सर्किट है एसी से, एसी सोर्स, कुछ ईएमएफ इज गिवन बाय, और ईएमएफ की इक्वेशन दिया है E इक्वल्स टू 310 sin 314 t volts. What is the frequency, reactance, impedance, current and phase? क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी, फिर रिएक्टेंस मतलब XC भी और XL भी, और इम्पेडेंस मतलब Z, और करंट मतलब I, और फेज एंगल मतलब फाई। इतनी सारी चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 की जगह कितना दिखता है 310, ओमेगा कितना है 314, तो देयरफॉर E0 इक्वल्स टू 310 वोल्ट्स और ओमेगा इक्वल्स टू 314, ठीक है। तो n अगर निकालना है तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ओमेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, ओमेगा इक्वल्स टू 314 दिया है, ओमेगा की जगह ट्वाइस पाई n इक्वल्स टू 314, देयरफॉर n इक्वल्स टू 314 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई। यहाँ से अपने को क्या मिलने वाला है, n मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा मैं सामने बढ़ा लेता हूँ, वैल्यू बाद में हम देख लेंगे। XC इक्वल्स टू 1 ओमेगा C, ओमेगा की वैल्यू दिया है अपने पास में कितनी 314 इंटू C की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, ये XC हो गया। फिर XL क्या होगा, XL इक्वल्स टू ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू 314 इंटू L की वैल्यू 0.10, तो यहां से XL मिल जाएगा। और Z कैसे मिलेगा, Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब हम इनके वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या मिलेगी। एज पर बुक में लिख रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज मिल रही है, तो यहाँ पर हो गई, आप 50 लिख देता हूं मैं, हर्ट्ज में है वो। XC की वैल्यू 127.4 ओहम एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। XL की वैल्यू 31.4 ओहम हो गया। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इम्पेडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू हम लिख देंगे अभी, R25 स्क्वायर प्लस XL 31.4 माइनस XC की वैल्यू 127.4 और उसका हम करेंगे स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आएगा आंसर 99.2 ओहम, 99.2 ओहम। देखो इसका अगर आंसर निगेटिव में भी आ गया तो अभी आपको उसको पॉजिटिव में लेना ही है। अंडर रूट जब निगेटिव वैल्यू का अंडर रूट आप करेंगे तब वो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो Z की वैल्यू अपने पास 99.2 आ गया है। अब Z मिल गया, अब I की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो I कौन सा बोला है, यहाँ पर I तो वैसे स्पेसिफिक ऐसा बोला नहीं है, तो हम IRMS फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर IRMS फाइंड आउट करेंगे तो ERMS होगा। ERMS नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, देखो I
जीरो फाइंड आउट करेंगे। I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन क्या होता है, इम्पेडेंस। LCR का सर्किट है, मतलब क्या हो जाएगा, इम्पेडेंस। E0 की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है, इसलिए 310 और इम्पेडेंस कितना है 99.2। तो यहाँ से I0 की वैल्यू अपने को मिलेगी। तो I0 की वैल्यू बुक के हिसाब से I0 की वैल्यू तो नहीं निकाला है इन्होंने, ठीक है, देखते हैं, वो भी निकल जाएगी। फिर IRMS अगर हम करेंगे, IRMS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन Z। ठीक है, अब ERMS नहीं दिया लेकिन E0 दिया है, तो फिर ERMS की जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, E0 अपॉन √2। ये क्या हो गया, ERMS और इनटू क्या हो गया, Z। तो E0 की वैल्यू 310 अपॉन √2 इंटू Z की वैल्यू 99.2 इंटू 99.2। तो यहां से IRMS की वैल्यू निकलेगी। बुक में IRMS निकाला है 2.21, ये हो गया IRMS 2.21 एम्पियर। तो I की वैल्यू निकल आएगी। अब अगर फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या होगा, tan फाई इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, tan फाई की जगह फाई भी लिख लेते हैं, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो XL और XC अपने पास में अवेलेबल है, XL 31.4, ठीक है, तो tan इनवर्स XL 31.4 माइनस XC 127.4 अपॉन R की वैल्यू 25। ठीक है, ये माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आपको उसको मॉड में ही कंसीडर कर लेना है। मॉड में कंसीडर करते हुए उसको प्लस में ले लेना है आपको। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 1.316 नहीं 75.4 डिग्री आएगा, 75.4 डिग्री। ठीक है, तो XL माइनस XC की जो भी वैल्यू आपको निगेटिव में मिलती है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मॉड में लेकर पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो मॉड में लेकर पॉजिटिव ये वैल्यू आपके पास में होगी और अपॉन में कितना आप लिखेंगे, सॉरी ऑलरेडी ये वैल्यू कितनी आई है, डिग्री में आई है। डिग्री में आने के बाद में आप क्या करोगे, इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे करोगे, 75.4 इंटू पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 आप करोगे इसको, तो इसका जो आंसर आएगा फाई का आंसर एज पर बुक में लिख लेता हूं 1.316 रेडियन, 1.316 रेडियन। तो डिग्री में भी आंसर मिल गया आपको और रेडियन में भी आंसर मिल गया। तो लगभग हमने सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। एन तो फाइंड आउट कर लिए थे, XC भी आ गया अपने पास में, XL भी आ गया, Z भी आ गया, I भी आ गया। यहाँ पर ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू अगर उन्होंने सिर्फ I के बारे में बोला है, अगर यहाँ से ये नहीं फाइंड आउट कर सकते थे तो ये भी कर सकते थे हम, लेकिन ये तो आ ही गया, इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। फिर फाई की वैल्यू इस तरह से हमने निकाल दी है।